सबसे पहले एलआईसी के साथ। सो एलआईसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 से 5.25% की तेजी देखने को मिली। एंड आज के दिन की अगर बात करें, हाँ थोड़ा सा ऊपर से वापस नीचे आया, बट यस 800 रुपये को एलआईसी ने यहाँ पे एग्जैक्टली 800 को यहाँ पे एलआईसी ने टच किया था। एंड इसका मार्केट कैप वापस 5 लाख करोड़ को यहाँ पे हम लोग को छूते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो एक ज़माने एलआईसी 5 लाख करोड़ के ऊपर के ही मार्केट कैप के हिसाब से वर्क किया करती थी। देन बाद में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसके बाद मतलब जो गिरावट का रीज़न था वो वही अदानी हिंडनबर्ग जो ज़बरदस्त टसल चल रहा था। एंड उसके बाद अभी रिकवरी का भी रीज़न वही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अदानी के शेयर्स अच्छा कर रहे हैं, तो इसी चीज़ का फ़ायदा एलआईसी के भी शेयर्स को हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। क्योंकि एलआईसी जैसे मैंने कहा कि अदानी के शेयर्स में भी उनका बड़ा एक्सपोजर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जितने अदानी के शेयर्स अच्छा करेंगे, एलआईसी भी हम लोग को उतना ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो बैंक तो एकदम कमाल की है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट येस कुछ ना कुछ खबरें आती जाती रहती है। 2-3% की गिरावट के पीछे का रीज़न भी बहुत ही कॉमन है, आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हम लोग को चेंज इन हैंड मतलब शेयर्स एक्सचेंज होते हुए देखने चुके हैं वाया ब्लॉक डील। सो ऑब्वियसली जब भी ये बड़े डील्स होते हैं उसकी जो प्राइसिंग रहती है उन लोगों को डिस्काउंट के टाइप पे ही हम लोग को यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो उसके बाद शेयर थोड़ा बहुत एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इन चीज़ के चलते कोई डरने की ज़रूरत होती नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आईईएक्स के बारे में, यस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो आज के दिन तो 6.5% यहाँ पे भागा है। एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पिछला जो 1 साल के बीच में हम ये वाला जो पीरियड था, ठीक है, यही से हम लोग को ज़बरदस्त ये क्रैश होते हुए देखने को मिला था। इसके पीछे का रीज़न था, एक रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई थी कि सरकार मार्केट कपलिंग के बारे में विचार कर रही है। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो आईईएक्स को जो एक एडवांटेज मिल जाता था प्राइस डिस्कवरी का, वो खो देंगे। एंड बाकी जो नॉर्मल एक्सचेंजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उन्हीं के ज़रा बिडिंग के हिसाब से तो आईएक्स भी एक जस्ट बिडिंग वाला ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन जाएगा, बिकॉज एक सुपर एक्सचेंज आ जाएगा। एंड इसका मोनोपोली जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही वो खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद कई टाइम तक स्टॉक फ्लैट चला। एंड बाद में रिपोर्ट के जरिए भी खबर आ गई कि स्टेक होल्डर ने इन्हीं प्रपोजल के चलते 70% से भी ज़्यादा स्टेक होल्डर ने सरकार के इस प्रपोजल को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, उनके अगेंस्ट वोट कर दिया कि भाई मार्केट कपलिंग की ज़रूरत नहीं, हमारा मार्केट कोई इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, विदेश में ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो जब ये मार्केट बड़ा बनेगा तब आप चाहो तो इस चीज़ को विचार कर सकते हो। तो रिपोर्ट के जरिए सेकंड खबर भी आ गई एंड वापस स्टॉक हम लोग को रिकवर भी होते हुए देखने को मिला है। एंड वापस उसी लेवल पे जाने की कोशिश करेगा जहाँ से हम लोग को मार्केट कपलिंग की खबर देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो आज के दिन भी आईएक्स हम लोग को 6.5% अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस आज के दिन का सितारा बट नेगेटिव न्यूज़ के चलते पेटीएम। सो पेटीएम में ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। इसका जो आईपीओ था एकदम धमाकेदार मतलब जब आया था तो इतना ओवर वैल्यूड था कि फिर भी लोग खरीदने के लिए रेडी थे, बिकॉज बुल रन चल रहा था। जिसको आईपीओ नहीं लगता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो बड़ा जैकपॉट खो दिया, फिर वो ओपन मार्केट में खरीदने की कोशिश करता है। देखिए खरीदना गलत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हायर लेवल पे भी खरीदना चलो एक बार गलत नहीं है, चल जाएगा, बट सिर्फ फोमो के चलते खरीदना, ठीक है। अगर आपके पास रीज़न है, हाँ भाई ये कंपनी फंडामेंटली ऐसा है वैसा है, चल जाएगा, ठीक है, होता है, हमसे भी होता है कि हम लोग कभी कभी हायर लेवल पे खरीद देते, बट रैंडमली खरीदना ये बहुत ही गलत बात होती है। और उसके बाद स्टॉक क्रैश हुआ, उसके बाद कुछ थोड़ा अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही थी, बट हम कह सकते हैं 6 महीने की जितनी भी मेहनत देखने को मिल रही थी कि पेटीएम ऊपर जा रहा था, एक दिन में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्रैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो लगभग हम कह सकते हैं 19 से 20% ही पकड़ लेना क्रैश, अभी क्या ही बोले 18-17%, ठीक है। तो क्रैश के पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेटीएम फाइनेंस से रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। डिजिटल फाइनेंस वाला प्लेटफॉर्म आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो, लेंडिंग का काम करती है, लोन भी प्रोवाइड करती है। सो उन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि भाई आने वाले समय में जो छोटे लोन्स हम लोग को देखने को मिलते थे, पर्सनल लोन देखने को मिलते थे, तो उससे रिलेटेड जो इनका बिजनेस अच्छा चलता था उसको वो बंद करने जा रहे हैं, उनको वो कट करने जा रहे हैं। ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब अगर हम लोग अमाउंट के हिसाब से भी बात करें तो आप देख सकते हो समवेयर अराउंड जो पोस्ट पेड से रिलेटेड लोन का एक्सपोजर रहता था, या फिर 50,000 या फिर उससे भी नीचे के जो लोन यहाँ पे देखने को मिलते थे, छोटे लोन इनको हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, तो उसके ऊपर कंपनी का फोकस देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है। एंड इसके चलते कंपनी ने बहुत अच्छा खासा मार्केट शेयर भी यहाँ पे गेन किया था और कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी हम लोग को अच्छा चलते हुए देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो सडनली मतलब ऐसा क्या हो गया कि कंपनी को ये चीज़ें मतलब ऐसे मतलब वो सोचने लग गया कि चलो भाई ये वाला जो पार्ट है इसको बंद कर देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये कोई ऐसा पोर्शन नहीं था कंपनी का कि लॉस चल रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान वाला यूनिट बंद कर दो। अगर नुकसान वाला यूनिट बंद हो गया ना, या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो स्टॉक भागता है। ये तो उनका बहुत ही अच्छा सेगमेंट था जहाँ पे पेटीएम बहुत अच्छा काम कर रहा था, फिर भी उन्होंने बंद कर दिया, या फिर
कम करने की बात करें, बंद करने की बात करें, तो क्या दिक्कत क्या हो गई है, तो इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। तो दोस्तों रीज़न आप चाहो तो दोष अगर देना है तो बोल सकते हो आरबीआई। यस दोस्तों, आरबीआई आप सभी लोगों को याद होगा कि कुछ ही टाइम पहले की न्यूज़ है, आई गेस नवंबर के मिड में हम लोग को एक खबर देखने को मिली थी। आरबीआई ने क्या किया था, रिस्क वेट बढ़ाया था कि नहीं, और ये रूल किसके लिए लागू था। तो दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज, बैंक्स की बात करें, एनबीएफसी की बात करें, तो उनको कहा था कि भाई आपको अपना रिस्क वेट यहाँ पे बढ़ाना है अनसिक्योर्ड, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है वो लगातार बढ़ रहा है और आरबीआई इसके ऊपर बहुत फोकस रखा हुआ था। चिंता बढ़ रही थी उनकी कि अनसिक्योर्ड लोन अगर ज़्यादा बांटे जाएंगे, क्योंकि इनको रिकवर करना मुश्किल होता है, एंड अनसिक्योर्ड है, नाम में ही आ जाता है कि कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कल कुछ अगर नहीं पे कर पाए सामने वाली पार्टी तो सीधा वो एनपीए बन जाते हैं। इतना खतरनाक रिस्क यहाँ पे रहता है। तो इसलिए आरबीआई ने बोला कि भाई आपको एक्स्ट्रा 25% यहाँ पे रखना पड़ेगा रिस्क वेट के हिसाब से। एंड जो कार का फॉर्मूला रहता है वो भी हम लोगों ने देखा था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कि आपको क्या करना पड़ता है, वो टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइड बाय रिस्क वेट हम लोग को देखने को मिलते थे। तो रिस्क वेट यहाँ पे बढ़ेगा तो आप लोगों को कार मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको टीयर 1 टीयर 2 मतलब कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों पेटीएम ने भी फैसला लिया होगा कि भाई ये अनसिक्योर्ड वाला जो मामला है भाई इससे ही निकल लेते हैं, ठीक है। मतलब इसीलिए पेटीएम ने ये नहीं बोला कि लोन बंद करें। पेटीएम का स्टेटमेंट देखो कि अभी वो 3 लाख 5 लाख वाले 10 लाख जो बड़े लोन होते हैं वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे ग्रोथ है करके। सो ग्रोथ है तो डेफिनेटली ठीक है, वहाँ पे चल जाएगा, बट मेजर जो उनको डेंट लगा है वो आरबीआई ने जो ये डिसीजन लिया था अनसिक्योर्ड लोन के चलते, वो इनको इम्पैक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये एक्चुअल में मतलब वो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेटीएम के लिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और जैसे खबर आ गई जहाँ पे उनका अच्छा बिजनेस चलता था, तो इससे रिलेटेड क्या हो गया, पेटीएम का शेयर क्रैश हो गया। एंड उसके बाद तो ब्रोकर तो फॉर्मेलिटीज ही रहती है, आपको पता ही है, टारगेट तो कम कर ही देंगे, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस की बात है, ठीक है। तो जितने भी ब्रोकर्स थे उन्होंने अपना टारगेट घटा दिया, कुछ ने डबल डाउनग्रेड कर दिया, पहले 4 डिजिट का टारगेट था 3 डिजिट कर दिया, एंड सो ऑन। तो इसी चीज़ के चलते पेटीएम हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल। यस, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कल के दिन भी खबर आई थी कि सरकार यहाँ पे अपना हिस्सा बेचना चाहता है ओएफएस के जरिए, ठीक है। यही प्रक्रिया होती है। एंड फ्लोर प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी हम लोग को पता ही है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा था। तो आज के दिन जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी कि स्टॉक कितना गिरेगा, तो एक्सपेक्टेड था वैसे ही 6-7% के रफली गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो क्या ये ओएफएस के चलते हम लोगों ने डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ओएफएस लाना कोई पाप नहीं होता है, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ। हाँ, बुरा ज़रूर लगता है, ये मैं एडमिट कर सकता हूँ यहाँ पे, बट ये बोलना कि खराब है करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ये खराब होता तो यहाँ पे नॉन रिटेल पोर्शन में हम लोग को 4.5 गुना हम लोग को मतलब लोग शेयर्स खरीदने के लिए क्यों आते हैं, बड़े प्लेयर्स। तो ये भी बाइंग हम लोग को होते हुए देखने को मिले। इनफैक्ट गवर्नमेंट ग्रीन शो ऑप्शन के अभी मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज करने का यहाँ पे बात कर रहा है। सो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को मतलब रिस्पांस देखने को यहाँ पे मिला। मतलब सरकार चाहे तो यहाँ पे और भी अपना स्टेक क्या कर सकती है, अभी इस ओएफएस में ऑफलोड करने का विचार यहाँ पे कर रही है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल एक कमाल की कंपनी, अच्छे सेगमेंट से जुड़ी हुई है। सो ओएफएस लाना ये तो सरकार का अधिकार है। सो यहाँ पे शुरुआत होती हुई देखने को मिले, क्या पता अभी और भी किसी कंपनीज में यहाँ पे ओएफएस आ जाए, तो ये चीज़ें हम लोग को यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों अदानी ग्रुप, ठीक है। जब से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अमेरिका सरकार का जो क्लीन चिट वाला जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिला, तब से लेकर अभी तक अदानी ग्रुप के शेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। एंड आज के दिन की बात करें तो एकदम तूफानी परफॉर्मेंस अगर रहता है तो अदानी टोटल गैस का ही देखने को मिला है, 10% क्लियर कट तेजी देखने को मिली है। बाकी स्टॉक्स की बात करें तो हरे भरे रंग में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला, एक्सेप्ट अदानी विलमार थोड़ा सा डाउन था 0.19 0.23, उसको भी क्या ही गिरावट काउंट करें। देन बात करेंगे दोस्तों अदानी पोर्ट 2-2.25% भागा है। उसके पीछे का रीज़न भी है कि उन्होंने यहाँ पे बिड किया है टू एक्वायर गोपालपुर पोर्ट, ठीक है। अगर वो भी उनके कब्जे में यहाँ पे आ जाता है, मतलब उन्हीं के पोर्टफोलियो में सारी चीज़ें अगर ऐड होना यहाँ पे शुरू हो जाती तो कंप्लीट मोनोपोली ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल रही है, तो सभी तरीके से मोनोपोली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी चीज़ के चलते कंपनी को फायदा होगा, कंपनीज के शेयर्स को फायदा होगा। तो 2% की तेज़ी भी हम लोग को इसी चीज़ के चलते देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें लास्ट वाला अदानी से रिलेटेड ही खबर, तो अदानी हिंडनबर्ग जो इशू देखने को मिला था, तो इसी चीज़ के चलते सेबी ने यहाँ पे इशू किए शोकॉज नोटिस। किसको? तो एक एफपीआई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है, तो डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं दोस्तों, तो प्रॉपरली डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं किया, तो इसी चीज़ के चलते शोकॉज नोटिस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।